नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के तहत आज हम दुरसा आडा और दयालदास इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो दुरसा आडा की अगर हम बात करें तो दुरसा आडा महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन माने जाते हैं। तो दुरसा आडा ने क्या किया था, इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, इसके साथ साथ राव चंद्रसेन के बारे में लिखा है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन का यशोगान किया है। और इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि दुरसा आडा अकबर के समकालीन थे। ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी 3 अहम प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना है विरुद्ध छत्री, ठीक है, किरतार बावनी और वीरमदेव सोलंकीरा दुआ। तो अक्सर इसमें से ऐसे सवाल पूछा जाता है कि भाई दुरसा आडा निम्न में से कौन सी रचनाएं दुरसा आडा की हैं। तो या तो हमें ऑप्शन में तीनों मिल जाती हैं या किसी एक के बारे में लिखा गया होगा, तो उसमें से हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो दुरसा आडा के बारे में अगर हम मुख्यतः देखें तो ये 3 बातें अहम हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन का अपनी रचनाओं में यशोगान किया है। यानी महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बारे में इनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा इस दौर में जब महाराणा प्रताप का शासन था, उसी समय अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो दिल्ली है, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल हुआ करता था। तो इस प्रकार दुरसा आडा अकबर के भी समकालीन है। तो दुरसा आडा महाराणा प्रताप के समकालीन है, दुरसा आडा अकबर के समकालीन है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं विरुद्ध छत्री, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा किरतार बावनी, साथ साथ वीरमदेव सोलंकीरा दुहा। तो साथियों, ये जानकारी थी दुरसा आडा के बारे में। अब हम देखते हैं दयालदास के बारे में। दयालदास की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में, ठीक है। 1798 एडी में दयालदास का जन्म होता है। और इनका जन्म हुआ कुड़िया गांव, ठीक है, जो कि बीकानेर में पड़ता है। तो दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में होता है और इनका जन्म कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था। इसके अलावा इनकी अगर प्रमुख रचना देखें जिसकी वजह से दयालदास जाने जाते हैं, तो इनकी प्रमुख रचना है बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, ठीक है। तो बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, ये रचना किसकी है? तो ये रचना दयालदास जी की है। और इस ख्यात में, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि भाई इस ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके, कि राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से लेके और जो बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह, इनके राज्यारोहण तक, इनका राज्यारोहण जो है 1851 ईस्वी में हुआ था। तो राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास हमें किस में मिलता है? तो ये इतिहास मिलता है साथियों हमें बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में, ठीक है, जिसकी रचना दयालदास ने की थी, जिनका जन्म 1798 ईस्वी में कुड़िया ग्राम बीकानेर में हुआ था। तो सबसे अहम चीज़ तो ये होगी कि भाई बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात में हमें राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास मिलता है। दूसरी चीज़, बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात से हमें एक और जानकारी मिलती है। वो क्या है कि वो जानकारी मिलती है हमें बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है। बीकानेर की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी बीकानेर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किस तरीके का था, तो वो सारी जानकारी भी हमें बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात से मिलती है। इसके अलावा इसी ख्यात से हमें ये पता चलता है कि राठौड़ों के मुगलों के साथ संबंध कैसे थे और राठौड़ों के मराठों के साथ संबंध कैसे थे, ठीक। तो इन 3 पहलुओं के हिसाब से अगर हम देखें तो दयालदास की रचना बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस ख्यात से हमें एक तो राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके सरदार सिंह के राज्य आरोहण तक का इतिहास पता चलता है। दूसरी चीज़, हमें बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी चीज़, हमें मुगल मराठों के राठौड़ों के साथ संबंध किस तरीके के थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे फरमानों के बारे में, निशानों के बारे में और उनका राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद हुआ है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कुल मिला के ये 2 प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनके बारे में अभी हमने जाना। एक थे दुरसा आडा, दूसरे थे दयालदास। मुख्यतः अगर हम देखें
तो हमें ये चीज़ याद रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई दयालदास की जो रचना थी वो थी बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात। और इस तरफ हमें ये चीज़ याद रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दुरसा आडा की जो रचनाएं थी वो ये 3 रचनाएं मुख्यतः थी, जिसमें विरुद्ध छतरी जो कि उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, इसके अलावा किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुआ। तो ये 3 अहम रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। ज़्यादातर सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है कि भाई बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात निम्न में से किसकी रचना है, तो उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, दयालदास, दुरसा आडा, ठीक है, दुर्गादास राठौड़, मतलब कई 4 ऑप्शन दे दिए, उसी में से हमें फाइंड आउट करना होता है कि भाई बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात किसकी है। दूसरी तरफ विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुआ, इसमें भी इसी तरीके का सवाल बनता है। तो साथियों, आज ये 2 अहम व्यक्तित्व थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, दुरसा आडा और दयालदास। बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दुरसा आडा की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन का यशोगान किया है, उनके बारे में लिखा है। दूसरी चीज़, ये अकबर के समकालीन थे। और तीसरी बात, इनकी अगर अहम रचनाएं देखें तो विरुद्ध छतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुआ। वहीं पे दयालदास जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म बीकानेर के कुड़ियाग्राम में हुआ था 1798 ईस्वी में, और इनकी प्रमुख रचना थी बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात। और इस रचना से हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, और यहाँ से लेके मतलब एक तरीके का क्रमबद्ध इतिहास हमें देखने को मिलता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति से लेके बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह का जो राज्यारोहण हुआ वहाँ तक का इतिहास। इसके अलावा बीकानेर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मुगलों के साथ राठौड़ों के संबंध कैसे थे और मराठों के साथ राठौड़ों के संबंध कैसे थे, इस विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। इससे पहले हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में हमने जाना था कि भाई ये जो थे इन्होंने राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किया था औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ यानी जोधपुर के महाराजा थे, इनकी मृत्यु हो जाती है जमुरिद में। तो इनकी मृत्यु होने के बाद में अब जो दुर्गादास राठौड़ हैं, ठीक है, और जो महाराजा के दूसरे सामंत थे, ये लोग सुरक्षित तरीके से महाराजा के परिवार को जोधपुर ले जाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही जमुरिद में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो मुगल शासक औरंगजेब क्या करता है कि भाई जोधपुर को खालिसा लैंड में कन्वर्ट कर देता है कि भाई अब जोधपुर का जो प्रशासन है वो कौन देखेगा, तो वो सेंटर देखेगा, केंद्र देखेगा। और केंद्र में किसका शासन था? तो मुगलों का शासन था। तो एक तो उसने ये चाल चली। दूसरी चीज़, जब ये सारे के सारे लोग महाराजा के परिवार को लेके जोधपुर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी समय रास्ते में जो जोधपुर महारानी होती है वो एक पुत्र को जन्म देती है जिनका नाम होता है अजीत सिंह। अब औरंगजेब को लगता है कि भाई ये बंदा तो जोधपुर का उत्तराधिकारी बनेगा, तो ये इन सारे के सारे लोगों को बुला लेता है दिल्ली। वहाँ से वीर दुर्गादास राठौड़ सही सलामत जोधपुर के उत्तराधिकारी और उनके परिवार को निकाल कर लेके जाते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ का अपने आप में मारवाड़ के लिए अहम योगदान है, उन्होंने भी वीरता और त्याग का परिचय दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम मारवाड़ की बात करें तो गोराध्याय का भी अपना एक अहम स्थान है, जिन्होंने औरंगजेब की कैद से राजकुमार अजीत सिंह को निकालने में अहम भूमिका निभाई। तो साथियों, कुछ व्यक्तित्व के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ और अहम व्यक्तित्व के बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।